गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू। तो अपन बात कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम्स की बीमारियों के बारे में। तो पहले के भाग में अपन ने बात की थी उनकी कुछ टर्म्स के बारे में कि कौन सी बीमारी को क्या बोलते हैं या कौन सी ऐसा टर्म्स जो अपन यूज करते हैं इनकी डिजीज़ के अंदर, और अलग अलग कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी कि पशु को जो यूरिन है करने का वो किस कंडीशन में या किस प्रकार से या किस तरीके में क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है, उन चीज़ों के बारे में अपन ने बात की थी। और उसी के साथ में अपन ने कुछ कंडीशन अप्लाई की थी, उन कंडीशनों के आधार पर पशु में किस प्रकार से इस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। और जैसे पेशाब की मात्रा के ऊपर, पेशाब के रंग चेंज में, और पेशाब करने के तरीके में, उनकी मात्रा के अनुसार, तो इन सब चीज़ों के आधार पर पशु को जो पेशाब है करने का तरीका या पशु के पेशाब करने का जो कष्ट के साथ में पेशाब कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पूरी जानकारी ली थी और उनके बारे में पढ़ा कि कौन सी कंडीशन में किसको क्या बोलते हैं, उनके बारे में अपन ने जानकारी ली। तो वो था नॉर्मली इनका परिचय यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे वो है इनकी पहली डिजीज़, यानी कि यूरिनरी सिस्टम्स की डिजीज़ की है जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है वर्कशॉप यानी कि नेफ्राइटिस। यानी कि नेफ्राइटिस नाम से भी पता चल रहा है कि मैंने बताया था कि आइटिस जिसमें लगता है तो उसका अर्थ होता है उसमें सूजन या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो पहली बात है यह है कि नेफ्राइटिस तो किससे संबंधित हो सकती है। तो नाम आया नेफ्राइटिस, तो नेफ्रॉन से संबंधित है। तो मतलब किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, इकाई होती है, तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन्स होती है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से नेफ्राइटिस इसका नाम कहलाता है। तो नेफ्राइटिस के बारे में अपन बात करते हैं। किडनी की यानी वर्क की सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है, यानी कि जो वर्क होता है किडनी होती है उसकी सूजन को अपन नेफ्राइटिस बोलते हैं। और ये किस प्रकार से होती है वो अपन बात करेंगे। तो नेफ्राइटिस है जो दो प्रकार की होती है। नॉर्मली सामान्यतः देखते हैं तो नेफ्राइटिस दो प्रकार की होती है। तो वो कौन सी नेफ्राइटिस होती है, उसमें भी दो डिवाइडेशन कर रखा है, अलग अलग डिवाइडेशन है कि इस नेफ्राइटिस को ये बोलते हैं और इस नेफ्राइटिस को ये बोलते हैं। यानी कि नॉन सपोरेटिव और सपोरेटिव, यानी कि मवाद नहीं आने वाली और मवाद आने वाली। तो मवाद आने वाली जो होती है वो सुपरेटिव जो नेफ्राइटिस होती है, और नॉन सुपरेटिव जो नेफ्राइटिस है उसमें सूजन नहीं आती। यानी कि जिस नेफ्राइटिस के अंदर नेफ्रॉन यानी वर्कक के या किडनी के अंदर सूजन आती है तो वो होगी सपोरेटिव। और जिस नेफ्राइटिस में केवल सूजन है उसमें मवाद नहीं है और उसमें इन्फ्लामेशन है तो वो नॉन सपोरेटिव, यानी कि उसके अंदर मवाद नहीं आने वाली होती है। तो इनको भी अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। यानी कि मेन रूप से तो नेफ्राइटिस को दो भागों में बांट रखा है, लेकिन इन्हीं दो भागों को दो दो भागों में और बांटा गया है। यानी कि आगे के दो छोटे पार्ट, तो नॉन सपरेटिव के दो भाग होते हैं, वो होते हैं एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक, यानी कि जल्दी फैलने वाला और लंबे समय के बाद में दिखाई देने वाला। दूसरा है मवाद आने वाला यानी कि सपोरेटिव। तो सपोरेटिव इज टू टाइप, पहला है पायमिक, दूसरा पाइलोनेफ्राइटिस। पहला होता है पायमिक और दूसरा पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये दो प्रकार से डिवाइडेशन हो गया। यानी कि नेफ्राइटिस यानी वर्क की सूजन को यानी इन्फ्लेमेशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। इट इज टू टाइप, फर्स्ट नॉन सेपरेटिव एंड सेकंड सेपरेटिव। नॉन सेपरेटिव इज टू टाइप आल्सो। तो फर्स्ट है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक, एंड सेपरेटिव इज आल्सो टू टाइप। तो फर्स्ट है पायमिक और दूसरा है नो पाइलोनेफ्राइटिस। तो इस प्रकार से अपन ने इसको डिवाइडेस किया और जाना कि ये कितने प्रकार की है या क्या होती है नेफ्राइटिस। तो अब अपन बात करेंगे इनके ईटियोलॉजी, किन कारण की वजह से ये नेफ्राइटिस है जो पशु में हुई है। तो उस कारण पे अपन गौर करेंगे कि ऐसे कौन से कारण, जीवाणु, बैक्टीरियल या फिर टॉक्सिक कारण है। एनीवन कारण को अपन जानने के बाद में ही अपन को इनके लक्षण के बाद में पता चलेगा कि इनमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे नेफ्राइटिस के कारण। तो कारण इस प्रकार से हैं, जैसे अब अपन जानेंगे इनके कारणों के बारे में। तो कौन कौन से कारण हैं।
ऐसे कौन से इफेक्ट है जो जिसकी वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट हुई है, तो वो सभी फैक्टर्स जिनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ईटियोलॉजी के अंदर बात करते हैं। तो पहला ईटियोलॉजी अपन लेते हैं, अलग अलग बेस पे अपन लेते हैं। तो सबसे पहला बेस है वो है बैक्टीरियल बेस, यानी कि जीवाणु द्वारा वो कारक जो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं द्वारा क्रिएट हुए, तो वो कारण अपन जानते हैं। तो सबसे पहला अपन बात लेते हैं वो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया द्वारा पशु में नेफ्राइटिस नामक समस्या होती है। उसी के साथ में कुछ अन्य बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी क्रिएट होती है समस्या। तो दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, और तीसरा और चौथा है वो है स्यूडोमोनास एरिजिनियस। और स्यूडोमोनास एरिजिनियस ऐसा बैक्टीरिया है जो लंबे समय तक पशु के अंदर बॉडी में रह सकता है और ऐसी समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ में है चौथा पांचवा है वो है साइनोबैक्टीरियम, यानी कि कोरिनोबैक्टीरियम और रीनल पाइजेनिक। तो लास्ट और अंतिम है वो है कोरिनोबैक्टीरियम रीनल एंड पाइजेनिक। तो ऐसा बैक्टीरिया जो डायरेक्ट रीनल यानी कि किडनी पे इफेक्ट पटकता है। बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो डायरेक्ट हमला किस पे करता है, रीनल यानी कि जो किडनी है उस पर डायरेक्ट हमला करता है, और हमला करके वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उनको डेड करके वहाँ पे इस समस्या को क्रिएट करता है। तो ये थे बैक्टीरियल कारण, जीवाणुवी कारण, जिससे अपने को जाना कि कौन से बैक्टीरिया है जिनकी वजह से ये नेफ्राइटिस समस्या यानी वर्कशॉप है जो क्रिएट हुई है। तो कुछ जैसे कॉलीफॉर्म है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एरिजिनियस, कोरिनोबैक्टीरियम रीनल पाइजेनिस आदि ऐसे बैक्टीरिया है जिनकी वजह से पशु में नेफ्राइटिस होती है। अब दूसरा कारण है वायरल फैक्टर यानी कि विषाणुवीय कारक। तो विषाणुवीय कारण में दो ही कारण है जो मेन इसके लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। तो पहला है एडिनोवायरस और दूसरा इन्फेक्शन कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस। तो हेपेटाइटिस जो अपने बात की थी उस वायरस के अंदर वही वायरस रीनल कैविटी पे यानी कि रीनल पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो वही कारक है। पहला है जो एडिनोवायरस, दूसरा इन्फेक्शन कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस। तो इन्हीं दो कारण वायरस की वजह से पशु में वर्कशॉप यानी नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो अब तीसरा कारण लेते हैं परजीवी पैरासाइट। तो परजीवी पैरासाइट एक पैरासाइट है जिसकी वजह से ये होती है, तो वो है डी रीनल, यानी कि डी रीनल नामक ऐसा पैरासाइट है जो पशु में ये एक समस्या केवल एक ही पैरासाइट है, उसका नाम है डी रेनाइल। और अगला कारण है वो है विषाक्तता यानी कि टॉक्सिक, ऐसा जहर जो खाने, लगाने या सूंघने की वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी डायरेक्ट नेफ्रॉन पे इफेक्ट पटकता है और नेफ्राइटिस जैसी समस्या को क्रिएट करता है। तो सबसे पहला लेते हैं अपन जो पदार्थ है, उन्हीं पदार्थों की कुछ विषाक्तताएँ होती है, जैसे लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लॉन्ग एंड हाई डोज ऑफ जेंटामाइसिन। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, लंबे समय तक ज़्यादा डोज पर अगर अपन ड्रग्स जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है उसका यूज अपन लंबे समय तक और बहुत बड़ी डोज तक अपन यूज करें पशु के अंदर, उसमें भी अपन पशु लास्ट में किडनी फेल होने और किडनी फेलियर का समस्या भी क्रिएट हो सकती है। तो ये भी ध्यान दें, कोई सी भी एंटीबायोटिक है उसको लंबे समय तक ना दें और वो भी हाई डोज तक पशु को लंबे समय तक उसको ना यूज करें। और अगला कारण है सल्पोमोडाइन यानी कि सल्पामिडाइन जो इंजेक्शन है उसका भी, और ट्रपेंटाइन और कार्बिक एसिड यानी कि कार्बोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको लंबे समय तक पशु में यूज करने के बाद साथ में पशु में ये नेफ्राइटिस जैसी समस्या यानी नेफ्रॉन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो ये सभी पदार्थ हैं जिनकी वजह से, जिनका विषाक्तता की वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी समस्या यानी कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सल्फोनिमाइडिन और जेंटामाइसिन, कार्बोलिक एसिड, ट्रपेंटाइन ऑयल आदि सब चीज़ें का लंबे समय तक यूज करने के साथ की वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी समस्या होती है। तो ये सभी कारण थे जिससे अपने जाना बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटल और टॉक्सिक कारण, 4 कारण जिसकी वजह से पशु में नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट हो रही थी। तो अब अपन बात करेंगे इनके लक्षणों पे कि लक्षण किस प्रकार से पशु दिखाता है। तो वो लक्षण
जो पशु क्रिएट कर होने के बाद में पशु अपने को ये शो करता है कि भाई बॉडी में इन भी चेंजिंग की वजह से पशु में ये समस्या क्रिएट हुई है। तो सबसे पहला लक्षण अपन लेते हैं, पशु को मूत्र करने में दिक्कत होती है, यानी कि पशु जो यूरिन करता है, मतलब डिसयूरिया बोलते हैं, उसमें तकलीफ होती है, खुलकर पेशाब नहीं करता है, रुक रुक कर और कम मात्रा में तथा बूंद बूंद पेशाब करता है, और पेशाब के साथ में पास यानी कि मवाद भी आती है। तो सबसे पहला और अहम लक्षण है वो है कि पशु को पेशाब करने में दिक्कत होती है, और पशु जो है जो खुलकर पेशाब नहीं कर पाता, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, वो भी कम मात्रा में, और धीरे धीरे रुक रुक के पेशाब आता है, और पेशाब के साथ सबसे बड़ी बात मवाद आती है। तो सबसे बड़ा और अहम लक्षण यही है कि पशु है जो यूरिन कर रहा है उसमें डिसयूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो साफ सुथरा नहीं आके उसके अंदर पस की मात्रा भी आ रही है। तो सबसे पहला लक्षण यही है। उसी के साथ में पशु खड़ा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, यानी कि जो पशु नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो खड़ा रहता है तो लंबे समय तक पशु खड़ा रह के अपना जुगाली करना, अपना चारा चरना या और भी रेस्ट करने के लिए लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। लेकिन इस कंडीशन नेफ्राइटिस के अंदर लंबे ज़्यादा समय तक पशु खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि जब खड़ा रहता है तो उसमें यूरिन नेफ्राइटिस की वजह से उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, तो पशु बार बार नीचे बैठ जाता है। पशु को जो भूख लगती है नॉर्मली बेसिक रूप से जो भूख लगती है वो बराबर भूख लगती है, और पशु उसी रूप से बराबर रूप से चारा भी खाता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। पशु की जो भूख है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। आज थोड़ा हुई, फिर कम थोड़ी हुई, फिर कम थोड़ी हुई, ऐसे करते करते पशु की भूख खत्म हो जाती है, वो भी धीरे धीरे। और पशु जो है वो थोड़ा दुबला हो जाता है और कमज़ोर और निडाल सा खड़ा रहता है, यानी कि इस नेफ्राइटिस की वजह से पशु है जो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और जो डलनेस है वो आ जाती है, जिसकी वजह से पशु सुस्त होकर एक जगह खड़ा रहता है, और कोई चीज़ जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कम कर देता है। उसी के साथ में अपन देखते हैं कि पशु है जो पानी पीता है, तो नॉर्मल अवस्था में जब पशु एकदम ठीक रहता है तो पशु कम से कम 30 से लेकर 40 लीटर तक पानी पी जाता है। लेकिन नेफ्राइटिस के केस के अंदर पशु पानी पीना भी बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि नेफ्राइटिस के अंदर जब नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम आई है और किडनी में ये समस्या क्रिएट हो रही है, तो पशु जो पानी भी नहीं पिएगा, क्योंकि जब पानी पिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से हल्का सा उसको पेन भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी पेन को हटाने के लिए पशु पानी भी बिल्कुल कम कर देता है। और लास्ट है, इलाज नहीं मिलने पर पशु की कमज़ोर यानी कि एमेक्सेशन की वजह से मौत भी हो जाती है। यानी एमेक्सेशन की वजह से पशु में मौत होना, यानी कि पशु में अगर टाइम पर अपने इलाज नहीं कराया तो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर को अपन एमेक्सेशन बोलते हैं। और एमेक्सेशन की वजह से यानी कि अपन जो बोलते हैं बेच के पड़ जाना, बेच के पड़ जाएगा, बेच के पड़ के एक जगह बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, चारा पानी नहीं करेगा और कोई भी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो पशु का वहाँ मृत्यु होना निश्चिंत है। तो इलाज नहीं मिलने की वजह से कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह पशु मृत्यु भी हो जाती है। तो ये ध्यान देना कि पशु को नेफ्राइटिस के समय बिल्कुल तुरंत और सटीक इलाज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब अपन बात करेंगे इलाज यानी कि उपचार के बारे में। तो दोस्तों अपन ने जाना नेफ्राइटिस क्या है, नेफ्राइटिस के बाद में इनके कारणों पर, किन कारणों की वजह से ये पशु में नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट हुई, और उसी के साथ में लक्षण देखे, यानी कारण के जानने के बाद में अपने लक्षण पर नज़र डाली कि कौन कौन से लक्षण हैं जो पशु दर्शाता है, और कारण और लक्षण को जानने के बाद में ही अपन इनका उपचार करेंगे। तो उपचार क्या है, लंबा चौड़ा उपचार नहीं है, लेकिन एकदम सटीक उपचार है। उसी उपचार को करते हुए पशु को अपन बचाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दे, तो एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स है जो पशु को इस समस्या से बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसी का एक नियम होता है कि समय तक ही देना उचित होता है, और एक फिक्स डोज रेट होती है, वहीं तक ही दे, अन्यथा पशु में अपन ने बात की थी उसकी वजह से भी एक नेफ्राइटिस क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उपचार के बारे में। तो एनराफ्लोक्सासिन है वो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर
फॉर 10 दिन, यानी कि जो एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक्स है उसको अपन 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर देना है, वो भी कितने दिन तक, 10 दिन तक लगातार पशु को ये एंड्रोफ्लोक्सासिन देना है। 10 दिन तक एंड्रोफ्लोक्सासिन लगातार अपने को पशु को देना है। और उसके बाद में अपन को एक और एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वो है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन 30 ml इंट्रामस्कुलर केवल 3 ही दिन तक, मात्र ओनली फॉर 3 days, यानी कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन है वो 30 ml पर डे इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना है, और वो ही केवल 3 दिन के लिए, यानी 3 दिन तक लगातार 30 ml इंट्रामस्कुलर पशु को जेंटामाइसिन देना है। और अब अपन अगला इंजेक्शन लगाएंगे तो वो इस आधार पर लगाएंगे, जो पशु पेशाब करता है, रुका हुआ पेशाब है, उसको बाहर निकालने के लिए अपने को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें जो पेशाब रुका हुआ है, गाल ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हुआ है, या फिर यूरिथ्रा के अंदर जो पेशाब रुका हुआ है, उस पेशाब को निकालने के लिए अपने को पशु में इंजेक्शन लगाते हैं। तो उस इंजेक्शन का नाम है, वो है डायरेक्टिक इंजेक्शन होता है, तो वो है फुरसेमाइड या फिर लेक्सिस। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना है। यानी कि जो फुरसेमाइड और लेक्सिस इंजेक्शन है वो डाईयूरेटिक इंजेक्शन होते हैं, जो पेशाब को बाहर निकालते हैं और लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन अपने को पशु को 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर ज़रूर लगाना, जिसकी वजह से पशु में पेशाब है वो जो रुका हुआ है वो बाहर निकल जाए और पशु को थोड़ी सी सेडेशन यानी राहत मिले। इसी के साथ में पेशाब को अगर अम्लीय रखना है तो उसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट के इंजेक्शन भी आते हैं। 10 से 15 ml 3 दिन तक इंजेक्शन भी लगाना है, और ओरली भी देना होता है। तो 30 ग्राम दिन में 2 बार ओरली देना होता है। यानी कि जो सोडियम एसिड फॉस्फेट है वो ओरली 30 ग्राम दिन में 2 बार। और इंजेक्शन के रूप में अपन देखते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन अपने को यूरेमिन, यानी कि जो यूरेमिन नाम से इंजेक्शन आता है वो 10 से 15 ml या 20 ml तक अपन इंट्रामस्कुलर लगाना है, वो भी केवल 5 दिन के लिए। तो 5 दिन तक पशु में यूरेमिन नाम से इंजेक्शन, और 10 दिन तक एनरोफ्लोक्सिन जो एंटीबायोटिक है, और 3 दिन तक जेंटामाइसिन लगाना होता है। और पेशाब को निकालने के लिए फुरसेमाइड लेक्सिस नाम से इंजेक्शन है वो पशु में लगाना होता है। और ओरली रूप से सोडियम एसिड फॉस्फेट पशु को लगाना है, और बहुत ज़्यादा शुद्ध मात्रा में पशु को पानी भी पिलाते रहना है, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या वहाँ क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, अपन ने जाना कि नेफ्राइटिस क्या होती है और कितनी भयंकर प्रकार की बीमारी होती है, जिसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो नेफ्राइटिस क्या है, कितने प्रकार की होती है, किन कारणों की वजह से, और कौन से लक्षण दिखाने हैं, और कारण और लक्षण को मद्देनजर रखते हुए पशु का उपचार करते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूर है कि जब भी नेफ्राइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है तो पशुपालक को ये ध्यान देना चाहिए कि पशु चिकित्सक तुरंत राय ले और उसका उपचार तुरंत कराए, अन्यथा बहुत ज़्यादा कमजोरी होने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आज के टॉपिक के बारे में इतना ही। कल बात करेंगे पेशाब के मार्ग में पथरी, यानी कि जो कैलकुलाई होती है वो क्या होती है। तो आज के इतना ही भाग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।